जेक मॉरिसन अपनी शिप के ब्रिज पर खड़ा था, स्क्रीन पर दिख रहे दुश्मन फ्लीट को देखते हुए। 300 विशाल एलियन वॉरशिप्स खाली स्पेस में तैरते शहरों की तरह चल रहे थे, हर एक इंसानों के सबसे बड़े जहाजों से भी कई गुना बड़ा। जपीरियान एम्पायर ने इसे एक छोटा सा क्लीन अप फोर्स कहा था, एक ऐसा मसला जो उनके नजर में बस एक परेशानी भर था। लिसा हार्पर उसके पास आई और सर हिला दिया। वो 5 साल से जेकी की सेकंड इन कमांड थी और ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। एलियन शिप्स प्रलय के हथियारों से ढाके हुए थे जो पूरे ग्रहों को मिटा सकते थे। हर जपीरियन जहाज सबसे बड़े इंसानी जहाजों से 3 गुना लंबा था और ऐसी आगबर्श ला सकता था जो पलक झपकते एक शहर को धूल बना दे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ने तस्वीर और भी खतरनाक बना दी थी। जेफिरियंस ने 100 सालों से भी कम समय में 47 स्टार सिस्टम्स फातेह किए थे। वो गैलेक्सी भर में अजय योद्धा के रूप में जाने जाते थे, जो किसी भी विरोध को बेहद शक्ति से कुचल देते। कोई भी प्रजाति उन्हें खुले युद्ध में कभी नहीं हरा सकी थी। लेकिन जेके मॉरिसन चिंता नहीं कर रहा था। उसके पास एक राज था जो एलियंस नहीं जानते थे। इंसानों ने पिछले 50 साल सिर्फ इस पल के लिए तैयारी की थी, जब बाकी प्रजातियां बड़े और शक्तिशाली जहाज बनाने में लगी थी। इंसानों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने जपीरंस के हर युद्ध का अध्ययन किया और कुछ दिलचस्प पाया। दुश्मन हमेशा एक जैसे ही लड़ते थे, बड़े फ्लीट्स लाते और दुश्मन को मिट्टी में मिला देते। ये काम करता था क्योंकि हर प्रजाति उन्हें वही तरीके से टक्कर देती। जहाज के सामने जहाज, बंदूक के सामने बंदूक। सबसे शक्तिशाली फ्लीट हमेशा जीतती और जेफिरियंस हमेशा सबसे शक्तिशाली थे। एडमिरल केट रॉड्रिगेज इंसानी रक्षा बल की कमांड अपने फ्लैगशिप से करती थी। उसका क्रू यूज वॉस्प कहता था क्योंकि वो छोटी थी पर घायल करने में माहिर। उसने जपीरियन युद्ध के हर रिपोर्ट का अध्ययन किया था और देखा था कि उन्होंने कभी इंसानों जैसे दुश्मन का सामना नहीं किया। उन्हें उम्मीद थी कि दुश्मन भी बड़े जहाजों और भारी हथियारों के साथ सामना करेगा। इंसानी फ्लीट बिल्कुल अलग थी। 300 विशाल जहाजों के बजाय इंसानों ने एरा 200 छोटे लाए थे। हर इंसानी जहाज एक जेफिरियन फाइटर से बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसी तकनीक से भरा था जो एलियंस ने कभी नहीं देखी थी। ये जहाज ऐसे मुड़ते और घूमते जैसे भौतिक नियम उन पर लागू ही नहीं होते। डैनी ब्रूक्स अपने इंटरसेप्टर शिप के कॉकपिट में बैठा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसकी उम्र 25 थी और उसने अपनी जिंदगी का हर दिन इस युद्ध के लिए तैयारी में बिताया था। उसका जहाज मॉस्कीटो क्लास था, रफ्तार और गुप्तगाती के लिए बना। ये इतनी तेज रफ्तार पकड़ सकता था कि कोई भी अन्य प्रजाति मर जाती, लेकिन इंसानों ने खास प्रणालियां बनाई थी जो उन्हें बचा सकती थी। जपीरियन एडमिरल वेक्सर ने अपने टैक्टिकल डिस्प्ले पर देखा और हंस पड़ा। इंसानी जहाज उसके शक्तिशाली फ्लीट के सामने तितलियों जैसे लग रहे थे। उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती थी कि इंसान कमजोर प्राणी हैं जो छोटी उम्रें जीते हैं और स्पेस ट्रैवल मुश्किल से समझते हैं। जैसी ही उन्होंने उसके हथियारों की चमक देखी, वो भाग जाएंगे। लेकिन एलियन एडमिरल नहीं जानता था कि उन छोटे जहाजों में ऐसे हथियार थे जो इंसानी इंजीनियर्स ने बनाए थे, जो गैलेक्सी के सबसे अलग सोचने वाले थे। जब बाकी प्रजातियां बड़े गन्स बना रही थी, इंसानों ने स्मार्ट गन्स बनाई। उनके हथियार सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते थे। एमी सलीवन ने 12 छोटी असॉल्ट शिप्स की कमांड संभाली जो बेमिसाल समन्ता में उड़ रहे थे। बाहर से देखा जाए तो इंसानी जहाज बेमकसद लग रहे थे, लेकिन हर गति पहले से सोची समझी थी। वो एक ऐसे हमला पैटर्न में जगह ले रहे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। पहला झटका तब आया जब इंसानी जहाज असंभव तरीकों से हिलने लगे। हर जहाज में एक्सपेरिमेंटल इंजिन्स थे जो उन्हें बिना गति घटाए तुरंत दिशा बदलने देते थे। निक कार्टर ने अपना जहाज एक मोड में खींचा जो 15 गुना गुरुत्वाकर्षण दिखाता था, ऐसी प्रणालियों से सुरक्षित जो अन्य प्रजातियों के लिए सपने जैसे थे। जेनी एडम्स अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन पर थी, इंसानी योजना के दूसरे हिस्सा लॉन्च करने के लिए तैयार। जब जपीरियन सामने उड़ रहे जहाजों को देख रहे थे, हजारों नानो मशीन चुपके से उनके फ्लीट की तरफ जा रहे थे। ये साइबर फ्लीज, जैसे इंसानों ने कहा, एलियन सेंसर्स के लिए आदर्श थे। ये एलियन नेटवर्क्स में घुस गए,
उनके टारगेटिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अफरा ताफरी मचा दी। जल्दी ही शक्तिशाली एलियन फ्लीट अंधा और बहरा हो जाएगा। स्टीव वॉल्श ने रिकॉनेसेंस विंग संभाली, पावरफुल टेलीस्कोप्स से दुश्मन फॉर्मेशन देखता हुआ। उसने देखा कुछ एलियन जहाज अपनी सिस्टम्स में समस्याओं का सामना कर रहे थे। कुछ फॉर्मेशन से गिर रहे थे, कुछ अपने कमांडर्स को उल्टे सीधे सिग्नल्स भेज रहे थे। इंसानी रणनीति बिल्कुल योजना के मुताबिक चल रही थी। 50 सालों से इंसानी सेनापतियों ने सीखा था कि हर प्रजाति ताकत से ताकत टकराती है, बड़े हथियार और मजबूत शील्ड्स लाती है, लेकिन इंसान हमेशा अलग रहे हैं। धरती पर अपनी इतिहास भर में इंसान हमेशा जिंदा रहे हैं क्योंकि वो चातुराई, न कि शक्ति, उनकी असली पहचान थी। उन्होंने बड़े शिकारियों को जाल और औजारों से हराया था। उन्होंने अपने ग्रह पर कब्जा सिर्फ आकर या बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और सहयोग के जरिए किया था। अब वही फायदे वो अंतरिक्ष में इस्तेमाल करने वाले थे। ज़ाफिरियन फ्लीट आगे बढ़ी, अपनी शक्ति पर पूरी तरह से भरोसेमंद। उनके जहाजों के बाजू सबसे ताकतवर हथियारों के सीधे वार झेल सकते थे जो गैलेक्सी में जाने जाते थे। उनके शील्ड्स एनर्जी बीम्स को ताल सकते थे जो एस्टेरॉयड्स तक पिघला सकती थी। उनके तोपें ऐसे प्रहार कर सकती थी जो रोशनी की रफ्तार के करीब चलती थी। लेकिन यह सब बेकार था अगर वो अपने निशानों को छू भी न पाएं। इंसानी जहाज बहुत छोटे, बहुत तेज और बहुत ही अनिश्चित थे कि एलियन हथियार उनका पता लगा पाएं। वो एक क्रोधित कीड़े के झुंड की तरह घूम रहे थे, एक जगह उभरते और दुश्मन के प्रतिक्रिया देने से पहले गायब हो जाते। जेके मॉरिसन ने अपना टैक्टिकल डिस्प्ले देखा और मुस्कुराया। दुश्मन अब समझेगा कि गैलेक्सी की अन्य प्रजातियों ने इंसानों को फ्लियास क्यों कहा। यह कमजोरी या महत्वपूर्णता के कमी की वजह से नहीं था, ये इसलिए था क्योंकि उन्हें पकड़ना असंभव था, और जब वो काटते तो दाढ़ किसी ने सोचा भी नहीं होता। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन कई तरीकों से ये पहले ही खत्म हो चुका था। ज़फीरियंस हार गए थे उस पल जब उन्होंने इंसानों से वही तरीके से लड़ने का फैसला किया जैसे वो सबसे लटे थे। उन्होंने गलत हथियार लाए थे गलत दुश्मन के खिलाफ, और अब उन्हें अपनी अहंकारी सोच की कीमत चुकानी थी। एडमिरल रोड्रिगेज ने हमले का संकेत दिया। 200 इंसानी जहाज एक साथ चले, एलियन फ्लीट की तरफ एक गुस्से भरे मधुमक्खियों के झुंड की तरह। गैलेक्सी अब कुछ ऐसा देखेगी जो उसने कभी नहीं देखा था, एक पूरे ज़ाफिरियन फ्लीट का विनाश उन दुश्मनों के हाथों जो उनके लिए बस निर्दोष कीड़े थे। एडमिरल वेक्सार ने अपना टैक्टिकल डिस्प्ले देखा, उसका असमंजस बढ़ता गया। छोटे इंसानी जहाज भाग नहीं रहे थे जैसे उसने सोचा था, बल्कि वो अजीब पैटर्न्स में उसकी फ्लीट के आसपास घूम रहे थे, उसके विशाल जहाजों के बीच से निकालते जैसे कोई झुंड किसी दैत्या के आसपास घूमता है। उसके वेपन्स ऑफिसर्स ने रिपोर्ट दी कि वो किसी भी छोटे जहाज पर ठीक निशाना नहीं लगा पा रहे। इंसानी जहाज ऐसे तरीकों से घूम रहे थे जो ज़ेफिरियन सेना ने कभी नहीं देखे थे। एमी सलिवन ने अपने 12 असॉल्ट शिप्स के स्क्वाड्रन को ऐसे मनूवर करवाया जो एलियन दर्शकों को पूरी तरह से अव्यवस्थित लगे। उसके जहाज एक तरफ दिखते, तेज गोली चलाते और दुश्मन के प्रतिक्रिया करने से पहले गायब हो जाते। जो एलियंस नहीं समझ पाए वो ये था कि हर एक गति पहले से योजित हमले का हिस्सा थी। इंसान ना तो भाग रहे थे, ना ही अव्यवस्थित हमला कर रहे थे। वो अपने आप को एक ऐसे युद्ध के लिए स्थित कर रहे थे जो गैलेक्सी ने कभी नहीं देखा। हर छोटा जहाज जानता था हर अन्य जहाज कहाँ है, एक जीवित प्राणी की तरह एक साथ घूमता हुआ। निक कार्टर ने महसूस किया जैसे उसका पेट उसकी रीढ़ की हड्डी तक चिपक गया हो जब उसका जहाज असंभव रफ्तार पर दिशा बदलता। उसके कॉकपिट के इनर्शियल डैम्पिनर्स ने उसे जिंदा रखा, लेकिन वो बेहद शक्तियों को महसूस कर सकता था जो यूस कुचलने की कोशिश कर रही थी। कोई अन्य जाने माने प्रजाति ऐसी तेजियों को जीवित नहीं बचा सकती जो इंसानी जहाज लड़ाई में आम तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये उनके कई फायदों में से एक था जो इंसानों को गैलेक्सी में अनोखा बनाता था। पहला असली हमला बिना चेतावनी के आया। जेनी एडम्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को सक्रिय किया जो पिछले एक घंटे से चुपके से ज़फिरियन फ्लीट में घुस रहे थे। हजारों साइबर फ्लीज जो एक रेत के दाने से भी छोटी थी, एलियन जहाजों से चिपक कर उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस गए थे। परिणाम तुरंत और प्रलयकारक थे।
एडमिरल वेक्सार ने देखा कि उसके कमांड डिस्प्लेस झिलमिला रहे थे और अंधेरे में डूब रहे थे। संचार चैनल स्टैटिक और झूठे सिग्नल्स से भर गए। उसके नेविगेशन कंप्यूटर्स असंभाव रीडिंग्स भेजने लगे। पूरी फ्लीट के जहाज अपनी फॉर्मेशन से गिरने लगे जब उनके सिस्टम्स कैस्केड पैटर्न्स में फेल होने लगे। ये साइबर फ्लीज केवल कंप्यूटर वायरसेस नहीं थे, ये नानो मशीन रोबोट्स थे जो क्वांटम प्रोसेसर्स और अडैप्टिव प्रोग्रामिंग से सुशोभित थे। ये सीख सकते थे और बदल सकते थे। जब ये एलियन नेटवर्क्स में घुसते तो नए तरीके ढूंढते समस्या पैदा करने के। दुश्मन के टेक्नीशियंस जितनी तेजी से रिपेयर करते, उसे ज्यादा तेजी से नुकसानदेही होती। कुछ मिनटों में शक्तिशाली ज़फीरियन फ्लीट अंधेपन में लटखड़ाती स्पेस में भटक रही थी। डैनी ब्रूक्स ने अपने इंटरसेप्टर विंग को इस अफरा तफरी में लीड किया, निश्चित लक्ष्यों पर सर्जिकल प्रिसीजन से प्रहार करते हुए। उसके जहाज़ों में अडैप्टिव प्लाज्मा चार्जेस जो अपने निशाने के अनुसार अपना रूप बदल सकते थे। जब कोई चार्ज ज़फीरियन आर्मर से टकराता तो वो धातु की रचना का विश्लेषण करके सबसे प्रभावी आक्रमण का रूप ले लेता। एलियन क्रूज पर मनोवैज्ञानिक असर तुरंत और गहरा हुआ। स्टीव वॉल्श ने दुश्मन के संचार को मॉनिटर किया और ज़ेफिरियन ऑफिसर्स की आवाज़ों में घबराहट सुनी। उनकी ट्रेनिंग बड़े फ्लीट्स और शक्तिशाली जहाज़ों से लड़ने की थी, ना कि ऐसे झुंड से जो भूटन की तरह उभर कर गायब हो जाता। उनके विशाल हथियार ऐसे छोटे और तेज निशानों को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे जो अनुमान से परे हिले। कैप्टन टोनी मार्टिनेज ने इंसानों की बैटल प्लान का अगला चरण शुरू किया। उसके बॉम्बर्स ने एलियन शिप्स के नीचे और पीछे से नजदीक आते हुए उनके विशल हल्स का इस्तेमाल सेंसर्स से छुपने के लिए किया। ज़फीरियन पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स बड़े मिसाइल्स और फाइटर्स को रोकने के लिए डिजाइन हुए थे, ऐसे छोटे जहाजों के लिए नहीं जो एलियंस के लिए अजनबी तरीके से उड़ते थे। बॉम्बर्स एक विशेष पेलोड ले जा रहे थे जो इंसानी रचनात्मकता का सबसे बेहतरीन नमूना था। भारी आर्मर तोड़ने की कोशिश करने के बजाय इंसानी इंजीनियर्स ने ऐसे माइनेज बनाए जो किसी भी पदार्थ को खा सकते थे। सैरा जॉनसन ने देखा, उसका मिने एक ज़फीरियन ड्रेडनॉट पर चिपका और हल को कागज की तरह घुलाने लगा। एडमिरल रॉड्रिगेज ने अपने कमांड शिप से पूरे हमले को समन्वित किया। देख रही थी जैसे 8200 इंसानी जहाज पूरे समानता में घूम रहे थे। एलियन दर्शकों को यह अफरा तफरी लगती, लेकिन हर जहाज अपना एग्जैक्ट रोल जानता था। उन्होंने एक साथ कई कोने से प्रहार किया, उन रक्षा प्रणालियों को तोड़ते हुए जो एक बड़े खतरे के लिए डिजाइन की गई थी। रायन क्लार्क ने मुखिया असॉल्ट वेव की कमांड की, अपने पायलट्स को 3 आयामी फॉर्मेशंस में लीड करते हुए जो सेना से ज्यादा एक जीवित प्राणी जैसे लगते थे। उसके जहाज मछलियों के झुंड या पंखियों के समूह जैसे उड़ रहे थे। हर क्राफ्ट अपने पड़ोसियों के गतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता। जब कोई जहाज दुश्मन की रक्षा में कमजोरी पाता तो पूरी फॉर्मेशन उस खुली जगह में पानी की धार जैसे बहती। ज़फीरियन गनर्स पूरी तरह से पीछे रह गए। उनकी ट्रेनिंग बड़े धीरे निशानों को दूरी से मार गिराने के लिए थी, लेकिन इंसानी जहाज बहुत तेज थे, दिशा बहुत जल्दी बदलते और एक साथ बहुत कोने से हमला करते। जब भी कोई गनर समझता कि निशाना पकड़ लिया, इंसानी जहाज गायब हो जाता और कहीं और दिखाई देता। बेथ टोरेस ने अपने इंटेलिजेंस वेसल से दुश्मन का संचार सुना और मुस्कुराए। सीरियन शिप कैप्टन्स अपनी ही फ्लीट पर फायर कर रहे थे। अपनी उलझान में इंसानों के घेरने वाले युद्ध में उनका अपना विशाल आकार उनके खिलाफ काम कर रहा था। एलियन फॉर्मेशन बिखारने लगी जैसे ही जहाजों ने अपनी कमांड से संपर्क खोया। कुछ भागने लगे, कुछ सुरक्षा घेरे बनाने लगे और कुछ सब तरफ अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। ये अनुशासित ज़ेफिरियन सेना इंसानों के हमले के नीचे बिखर रही थी। ग्रेग मिलर ने अपनी इंजीनियरिंग टीम्स को दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स पर लक्ष्य करवाया। इंसानी जासूसी ने सालों तक ज़फीरियन तकनीक का अध्ययन किया, उनके विशाल जहाजों के सही कमजोरे बिंदु ढूंढे। उसके पायलट्स ने शेप्ड चार्जेस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स का उपयोग किया ताकि पावर कंडुइट्स काट सकें और इंजन्स को निष्क्रिय कर सकें, जहाजों को अंतरिक्ष में बेसहारा छोड़ते हुए। कैली ब्राउन ने डेमोलिशन स्पेशलिस्ट टीम्स की कमांड संभाली जो दुश्मन के जहाजों के दिल पर प्रहार कर रहे थे। उनके जहाजों में ऐसे हथियार थे जो खासकर ज़फीरियन कमजोरी के लिए डिजाइन हुए थे।
जब एलियंस बाड़े और मजबूत जहाज बनाते रहे, उन्होंने उन्हें और जातिल और मुश्किल से सुधारने लायक बना दिया। सही जगह पर कुछ निश्चित प्रहारों से एक ऐसा जहाज निष्क्रिय हो सकता था जो अजेय माना जाता था। युद्ध 2 घंटे से चल रहा था, लेकिन परिणाम पहले ही स्पष्ट था। इंसानी झुंड ने ज़ेफिरियन शक्ति को कमजोरी में डाल दिया था। जितने बड़े एलियन जहाज थे, उतना उन्हें ढूंढना और प्रहार करना आसान था। जितने ज्यादा हथियार थे, उतनी ज्यादा सिस्टम्स निष्क्रिय किए जा सकते। द ज़ापिरियंस सीख रहे थे कि आधुनिक युद्ध में बढ़ाकर हमेशा फायदा नहीं देता। एडमिरल वेक्सार ने देखा उसका घबराहट बढ़ रही है जब उसने अपने फ्लीट को बिखरते देखा। उसके फ्लैगशिप की मुखिया स्क्रीन स्टैटिक और झूठे रीडिंग्स में बडाल रही थी। जाब अलार्म्स पूरे ब्रिज में गुंज रहे थे। 3 घंटे बीत चुके थे इस आसान जीत को लेकर। उसकी सेना पूरी तरह से अफरा तफरी में थी। छोटे इंसानी जहाज उसके विशाल जहाजों के आसपास गुस्से भरे कीड़े जैसे घूम रहे थे, हर कमजोरी पर वार करते। संचार प्रणाली फ्लीट भर से बेचैनी भरी आवाजों से भर गई। शिप कैप्टन्स ने बताया कि सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, इंजन्स बैंड हो रहे हैं और वेपन्स टारगेटिंग कंप्यूटर्स असंभव रीडिंग्स दिखा रहे हैं। कुछ जहाजों ने पूरी तरह कमांड से संपर्क खोया और अंधेपान में चल रहे थे। दूसरे रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके अपने पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स फ्रेंडली शिप्स पर फायर कर रहे थे। टोनी मार्टिनेज ने अपनी स्ट्राइक टीम को डिसेबल्ड ज़ापिरियन जहाजों के बीच से लीड किया, बेहतरीन निशानों की तलाश में। उसके 50 बॉम्बर शिप्स इन विशाल एलियन हल्स के बीच सायों की तरह घूम रहे थे, सेंसर्स के लिए आदर्श या जो बड़े खतरे ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे। उसकी टीम के प्लाज्मा माइंस खासकर ज़ापिरियन निर्माण पद्धतियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन हुए थे। एलियन जहाज किले की तरह बने थे, मोट आर्मर और शक्तिशाली रक्षा के साथ। द साइबर फ्लीज tore through alien networks, spreading chaos faster than enemy technicians could react. Within minutes, the mighty ज़ापिरियन fleet was stumbling blind through space. Danny Brooks led his interceptor wing through the confusion, hitting precise targets with surgical skill. Their adaptive plasma charges shifted composition mid-strike, learning from each impact to maximize destruction. When one hit ज़ापिरियन armor, it instantly analyzed the metal and reshaped itself for maximum penetration. Alien crews panicked as their warships faltered. Steve Walsh intercepted enemy chatter and heard fear in ज़aharian voices. They were trained to fight massive fleets, not tiny ships that vanished like ghosts. Their colossal weapons couldn't lock onto craft moving this fast, this unpredictably. Captain Tony Martinez launched the next phase. His bombers approached, from blind angles, hidden beneath towering hulls. ज़apiran defenses were built for missiles and fighters, not these small, erratic attackers. Each bomber carried an ingenious payload, plasma mines designed to dissolve armor itself. Sarah Johnson watched one attached to a dreadnought, eating through metal like acid through paper. Admiral Rodriguez directed the battle from above, 200 ships moving with perfect precision. To alien eyes, it looked chaotic, but every craft followed the plan flawlessly, attacking from dozens of angles to overwhelm defenses built for single massive threats. Ryan Clark led the main assault wave, his formations flowing like living creatures. They swarmed through gaps as soon as one appeared, crushing alien gunners struggling to hit enemies moving too fast, attacking from every. Jake Morrison coordinated the final assault as the once mighty fleet collapsed around him. Functional enemy vessels fled desperately, only to be hunted down by relentless human interceptors. There would be no survivors to warn the Xi'an High Command. The battle had become a masterclass in turning superior tactics against overwhelming force. Every human captain had trained for this moment. They knew the enemy's weaknesses better than the enemy itself. Every possible scenario had been studied. Every ज़apiran strength had a countermeasure waiting. Danny Brooks pursued the fleeing ships with predator-like persistence. Human interceptors, built for endurance, could hunt for days if needed. The ज़apirians were learning too late. Once humans committed to a fight, they never stopped.
Tony Martinez's bombers struck the final blows, their pilots using every scrap of knowledge gained in battle to cripple remaining warships with surgical precision. Amy Sullivan watched as the last enemy battleship fell silent, its vast hull drifting powerless through space, a monument to the futility of fighting humans with conventional war. The psychological impact of victory would ripple across the galaxy. Species that had lived for generations under Zepyrian domination would see that the Empire was not invincible. More importantly, they would learn that humanity wielded military capabilities unlike anything the galaxy had ever encountered. Sarah Johnson's mine had been the first to breach Zepyrian armor, but it was far from the last. Human weapons technology had followed a path no alien species had taken. While others relied on brute force, humanity embraced adaptability and precision. Their weapons could think, learn, and modify themselves mid-battle based on real-time conditions. Nick Carter guided his interceptor alongside the captured flagship, watching as human marines secured the colossal vessel. Its sheer size now seemed irrelevant. Intelligence and adaptability had proven far deadlier than mass and firepower. Ryan Clark led his squadron through a final sweep of the battlefield, hunting for any lingering threats. He found only drifting wreckage and shattered hulls. The mighty Zepyrian fleet that had ruled this sector for decades had been erased in under 6 hours by enemies they had once mocked as insignificant. Humanity had entered the battle, and the Zepyrians had lost before it even began. History would remember this as the day the galaxy changed forever, the day when the era of titanic fleets and raw firepower ended, replaced by the age of human ingenuity. The silence after the battle was more unsettling than the fury that had preceded it. Admiral Rodriguez stood on her flagship's bridge, staring at the tactical display where the Empire's greatest fleet had once been. In less than 6 hours, humanity had accomplished what no other species had even dared to attempt: the complete destruction of the most feared military force in known space. News of the victory spread faster than light. Worlds that had cowered under Zepyrian rule for centuries now understood the Empire's era was over. Within days, representatives from 40 planets petitioned humanity for military alliances and protection from their former masters. Jack Collins rose from captain to admiral almost overnight, tasked with turning one decisive victory into lasting change across galactic politics. He had won the battle, but now humanity had to win the peace. Meanwhile, the captured Admiral Vexar sat in a holding cell aboard the human flagship, struggling to comprehend how his invincible fleet had been annihilated so swiftly. Interrogated by Colonel Chris Taylor, he admitted the Zepyrians had grown complacent, too accustomed to easy victories, too arrogant to adapt, too rigid to evolve. Laura Mitchell assumed command of the newly created Galactic Defense Initiative, forging alliances with liberated species while guarding Earth's most closely held technological secrets. The task ahead was monumental. Most allied worlds lacked the ability to even comprehend the strategies humanity had just unleashed. The psychological weight of victory would echo across the galaxy. Races long cowed by Zepyrian dominance would learn the Empire was not invincible. More importantly, they would discover humanity wielded military power beyond anything the stars had ever witnessed. Sarah Johnson's mine had been the first to breach Zepyrian armor, but far from the last. Human weapons had developed along paths utterly unlike alien designs. While others worshipped raw power, humans mastered adaptability and precision. Their systems could analyze, evolve, and rewrite themselves mid-battle. Nick Carter guided his craft beside the crippled Zepyrian flagship, watching Marines seize control. The alien warship dwarfed his small interceptor, but its bulk inspired no awe anymore. Intelligence and ingenuity had proven mightier than brute force. Ryan Clark swept his squadron across the silent battlefield, hunting survivors. He found only wreckage drifting among shattered stars.
The feared Zephyrian fleet, rulers of this sector for decades, lay obliterated within 6 hours by those they had mocked as primitives. Humanity had entered battle. The outcome was decided before it began. The galaxy would remember this day as the hour empires fell and a new age rose, where creativity eclipsed firepower forever. The stillness afterward felt heavier than the roaring destruction preceding it. Admiral Rodriguez studied the tactical display showing wreckage where once an unstoppable armada had stood. In mere hours, humanity achieved what no other species in history had dared dream: annihilation of the most dreaded military in existence. News spread faster than light. Worlds long subjugated under Zephyrian terror now realized the empire's reign of fear had ended. Within days, delegations from 40 planets sought humanity's protection against their fallen overlords. Jack Collins, overnight promoted from captain to admiral, faced a galaxy begging for help. His heroism had made him legendary, yet now he bore the burden of forging lasting peace from sudden triumph. Victory alone was insufficient. Order itself needed rebuilding. Aboard the human flagship, captured Admiral Vexar sat in silence, struggling to comprehend how his invincible fleet had perished so swiftly. Under Colonel Chris Taylor's interrogation, his arrogance unraveled. Generations of effortless conquest had bred stagnation. The Zephyrians no longer learned, adapted, or imagined. Laura Mitchell assumed command of the newborn galactic defense. Initiative, spreading human tactics to allies while fiercely guarding Earth's deepest technological secrets. The task was staggering. For most alien species, warfare itself had meant something entirely different. They required not just new strategies, but new ways of thinking. The philosophical shock ran as deep as the tactical defeat. For centuries, other races mirrored Zephyrian methods, ship for ship, gun for gun, accepting size and strength as ultimate truth. Humanity rejected that belief completely. Creativity and adaptation had shattered brute power. Sophie Harris, commanding the occupation of Zephyrian worlds, uncovered staggering revelations within alien archives. Long ago, Zephyrians themselves had been a small, cunning people who toppled tyrants through intellect and innovation. Somewhere along their rise, they abandoned the very lessons birthing their empire. Irony cut sharp. The conquerors had become what they once overthrew, drunk on strength, blind to invention. Their complacency invited doom. Never dreaming another small species quietly studied the art they had forsaken. Human academies soon swarmed with alien cadets, desperate to master the tactics ending Zephyrian supremacy. Instructors taught more than battle plans. They taught imagination itself, the courage to defy patterns, to invent rather than imitate. Economically, the galaxy transformed overnight. Civilizations freed from tribute rushed into trade and technological bloom. Human engineers and merchants carried ideas beyond anything alien minds had conceived. Yet the greatest change was belief itself. Across countless systems, beings realized domination was not destiny. Humanity had proved intellect could humble power. Addressing the restored Galactic Council, Admiral Rodriguez spoke before hundreds of worlds. She declared the age of dread ended. Creativity would now decide civilization's fate. Her words spread not for eloquence, but undeniable truth. Humanity triumphed not through greater strength, but by rewriting war's very rules. The mocking nickname once hurled at Earth's people became legend and warning alike. The human flea had shown how smallness itself became strength. Scholars across the stars devoured human history, how fragile mammals survived Earth's cataclysms, how tiny nations toppled sprawling empires, how solitary visionaries reshaped destiny itself. Technologies born from war remade peace as adaptive tools found civilian purpose, reshaping industries and lives alike. Strategists from dozens of races replayed battle recordings endlessly, seeking the secret of total victory.
They learned no single weapon won that day, but a mindset, war as puzzle, not contest. As the Zephyrian Empire crumbled, liberated worlds embraced independence beneath humanity's shield. A renaissance of exploration and culture followed, long silenced, voices rising at last. Historians later marked this battle as the birth of true galactic civilization. Before it, fear ruled. After cooperation and creativity forged the Stars' new order. Retiring to a quiet colony, Admiral Rodriguez penned her memoirs, reflecting on the insult turned honor. The human flea had entered battle. The enemy lost before it began, and the galaxy learned to fear the bite of creatures too clever to crush.